सो हेलो एवरीवन। इस बार क्वेश्चन आया हुआ था हमारे सिविल सर्विस से प्रीलिम्स में 2022 में भी हुआ है। हालांकि ये 2021 ही है। हमारा आज 7 जनवरी 2022 को मेंस हुआ था। आज एसे का पेपर था, तो उसमें पहला सेक्शन में एक क्वेश्चन ये भी था, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। ऐसे तो ये बहुत ही फिलोसफिकल स्टेटमेंट है जिसको हेगल ने दिया था। बहुत सारा चीज इसके बारे में लिखा भी हुआ है विकिपीडिया पर, हेगलिज्म वगैरह जो भी हो। तो उसमें इस ऐसे में क्या लिखना है, क्योंकि अगर हम हेगल के बारे में लिखते रहे तो फिर 1000 वर्ड और से लेके 1200 वर्ड जो भी होता है लिखना रहता है, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो मेन बात है कि इसमें हमें दरअसल यूपीएससी हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है। जितने भी इस बार के क्वेश्चन थे ऐसे में, 8 जो भी हमारे क्वेश्चन थे वैसे में दिखाता यहाँ पर 8 क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर देखूं इधर, यहाँ पर देखता हूँ, 1 मिनट आप जाके देख लेना। इस बार जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो सब लगभग बहुत सारे एथिक्स से रिलेटेड थे, एथिक्स मोरल से रिलेटेड थे। तो इसीलिए पेपर 4 में भी, और ऐसे तो 250 मार्क्स का है तो इसमें भी काम देगा। तो इसीलिए एथिक्स को हम लोग सब कम लेते हैं और दिन भर जीएस 1, 2 और 3 ही इसको पढ़ते रहते हैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल। तो रियल यहाँ सत्य है, एक होता है ट्रूथ। ट्रूथ को क्या लिखते हैं, सत्य लिखते हैं। तो वो सत्य नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है, ये रियल है। ठीक है, यहाँ सत्य। तो रियल इज रैशनल, रैशनल मतलब होता है यथार्थ, एंड द रैशनल इज रियल। रैशनल मतलब जो रिलेटेड टू रीजनिंग हो। तो कैसे इसको अप्रोच करें इस क्वेश्चन को। मैंने एक सर हैं, काफी वे सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं और काफी अच्छा, मैं उनसे पढ़ता तो नहीं हूँ, उनके कुछ वगैरह देखता हूँ क्लासेस। तो मेघवाल सर हैं, उनसे कुछ बहुत सारा चीज उनसे ये लिया गया है। तो सबसे पहले अप्रोच करेंगे 2 तरीके से। एक तो हॉरिजेंटल, सभी ऐसे को लगभग जो इस तरह के एसेस होते हैं उनको हम अप्रोच करते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल, 2 तरह से इसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अप्रोच क्या रहेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कल्चर में आता है, जो रिलीजन में आता है, जो लिटरेचर में आता है, उसको पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी में इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन में जाएंगे। ये हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, क्षैतिज, है ना। ठीक है, क्षैतिज हिंदी में बोलते हैं। और वर्टिकल अप्रोच क्या है, सबसे पहले इंडिविजुअल के लेवल पर देखेंगे कि इंडिविजुअल के लिए क्या रियल है, उसके लिए क्या रैशनल है। इंडिविजुअल के बाद फैमिली लेवल, फैमिली, सोसाइटी, सोसाइटी के बाद नेशन स्टेट। तो ये हमारा वर्टिकल अप्रोच हो गया, ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच। तो सबसे पहले वर्टिकल अप्रोच से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकल अप्रोच से हम देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, उसके लिए जो रैशनल जो भी चीज होती है उसके लिए क्या है, तो ह्यूमैनिटी। सबसे पहले जो पहला फाउंडेशन है एक इंडिविजुअल के लिए या एक फैमिली के लिए, दोनों के लिए, वो ह्यूमैनिटी। प्रेजुड्यूस नहीं रखना, किसी भी प्रेजुड्यूस्ड है ना, प्रेजुड्यूस है, प्रेजुड्यूस मतलब पूर्वाग्रह नहीं रखना। अब यहाँ पर इसमें क्या आ जाएंगे, इंडिविजुअल लेवल पे वो सारे वर्च्यूज आ जाएंगे जो हमने एथिक्स में पढ़े थे, है ना। ऑनेस्टी हो गया, ट्रस्ट हो गया, किसी भी चीज के प्रति पूर्वाग्रह न रखना, चाहे वो किसी भी क्लास हो, कास्ट, रेस, जेंडर, रीजन, लैंग्वेज। तो ऐसा नहीं रखना, ये क्या है, एक रैशनल है। और सिंस ये एक रैशनैलिटी में आता है तो इसलिए ये क्या है, रियल है ना। ह्यूमैनिटी क्या है, एक रैशनल थिंग है, इसलिए ये क्या है, रियल है। कोई भी देश या कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं कहेगा कि मतलब मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव नहीं करता हूं, या फिर ये बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है रैशनैलिटी का। किसी भी चीज को अगर रैशनल प्रूफ करना है तो बेसिक फाउंडेशन क्या है कि उसके अंदर ह्यूमैनिज्म आता है, ह्यूमैनिटी आता है। फिर एक है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इंडिविजुअल के अंदर हो। लेकिन यहां पर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं कि केवल साइंटिफिक टेम्परामेंट ना हो, सोशल टेम्परामेंट भी हो। क्योंकि इंडिया में सोशल टेम्परामेंट ना होने के चलते भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्या हुआ है, इधर बच्चे साइंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनमें सोशल टेम्परामेंट नहीं है, इसलिए वे बहुत बार प्रिजुड्यूस हो जाते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लेवल पे साइंटिफिक और सोशल टेम्परेट रहना एक रैशनैलिटी है, और सिंस ये रैशनैलिटी है इसलिए क्या है, रियल है।
ऑनेस्टी होना और वर्च्यू विच वी हैव स्टडीड इन एथिक्स, वो सारे वर्च्यू आप लिख सकते हो। ट्रस्ट हो गया, काइंडनेस हो गया, करेज हो गया, आप उसको लिख सकते हो कि एक इंडिविजुअल के लिए ये सब चीजें क्या है, रैशनल है या तो इसीलिए क्या है, रियल है। यह चीज फैमिली लेवल पे भी आपको, कोई फैमिली अगर किसी फैमिली से प्रेजुडियूस रखती है, जैसे कि मथुरा में या मैंने यूपी में कहीं सुना था, इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि जो एक एक रिलीजन के लोग थे, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, ठीक है, मुस्लिम से धर्म के लोग थे, तो उनको घर नहीं देने का आसपास के लोगों ने मथुरा में ही एक मीटिंग अपना थी किया और नहीं देने का क्या किया, एक ऑर्डर पास किया कि हम लोग उनको यहाँ घर नहीं देंगे, इस तरह का। तो क्या है, एक जो फैमिली है, जो कलेक्शन ऑफ फैमिली, क्या है, प्रेजुड्यूस है किसी रिलीजन के प्रति, यहाँ रिलीजन भी लिख सकते हो, तो वो ह्यूमैनिटी में नहीं है। सोसाइटी या नेशन किस तरह से रैशनल या किस तरह से रियल हो सकते हैं, तो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई भी नेशन स्टेट बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या वो आगे बढ़ सकता है, नहीं कभी, क्योंकि अब तो बहुत मॉडर्न एज है, तो बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब कब तक, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी क्या कर रहा है, वो भी ऑयल से, पेट्रोलियम से पीछे हट रहा है और क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है ना, अलग अलग जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी हाल ही में उसने नियोम प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है ना, द लाइन सिटी, जहां पर $500 बिलियन का क्या किया उसने, इन्वेस्ट करने का, द लाइन सिटी है ना, लाइन। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, है ना, एक नेशन स्टेट के लिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर यूनिपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, ये रैशनैलिटी है ना, ये अच्छी चीज है, ये रीजन पर बेस्ड है। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड हो या बाइपोलर भी वर्ल्ड हो, बाइपोलर तो भी प्रॉब्लम है। हमने देखा कि जब वर्ल्ड बाइपोलर था, रशिया था, अमेरिका था, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कोल्ड वार हो रहा था। इसके चलते पूरी दुनिया में जगह जगह पर क्या हुई, लड़ाइयाँ हुई, नॉर्थ कोरिया में हुई, अफ्रीका में हुई, इंडिया में भी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1965 का जो वार था वो भी कोल्ड वार से ही संबंधित था एक तरह से। पाकिस्तान को अमेरिका ने सपोर्ट किया, इंडिया को 1971 का जो वार था, है ना, तो 1965 का जो वार था, या फिर जो बांग्लादेश वाला जो वार था, तो उसमें भी हम रशिया के साथ थे। तो हर जगह हमने देखा, तो इसलिए क्या होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। फिर हमेशा हम पीएम के स्पीचेस में देखते रहते हैं कि टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट। हाँ, तो टेररिज्म क्या है, एक इरेशनैलिटी है, इससे किसी को भी फायदा नहीं हो पाता है। इनफैक्ट अभी भी तालिबान जब पावर में आ गया है, तो क्या अफगानिस्तान पूरी तरह से ठीक हो गया, नहीं हुआ। वहां के लोगों को पता ही नहीं कि कैसे क्या करना है, शासन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब उन लोग बंदूक AK-47 चलाना जानते हैं, लेकिन तालिबान के लोग क्या करते हैं, शासन चलाना नहीं जानते हैं। तो अभी वहां बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वैक्सीन का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, और मतलब समझ रहे हो ना। तो जो लोग गड्ढा खोदते हैं दूसरे के लिए, वे खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। तो टेररिज्म क्या है, इरेशनैलिटी है। इसलिए अगर कोई टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, उसके खिलाफ कैंपेन चला रहा है, तो क्या है वो रैशनैलिटी में आता है, इसलिए वो क्या है, रियल है। लोअरिंग कार्बन एमिशन, है ना, लोअरिंग कार्बन एमिशन हमने जो पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी, यूएन चार्टर जाके पढ़ो आप, यूएन चार्टर जिसके तहत यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और यूएन चार्टर कब फोर्स में आया था, 24 अक्टूबर 1943 को ना, अक्टूबर 1943 को। तो यूएन चार्टर हमारा क्या है, एक रैशनैलिटी है कि भैया नहीं, लोगों को, देश को साथ होना चाहिए, तभी किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या करें, अवॉइड करें। फिर देखो, अब हमारा वर्टिकल अप्रोच हो गया कि क्या इंडिविजुअल के लिए क्या रैशनल है, उसके लिए क्या रियल होना चाहिए, एक नेशन स्टेट के लिए क्या रैशनैलिटी है। इसी को आपको इलोंगेट करना है। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं यहाँ पर। हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल क्षैतिज, है ना। तो सबसे पहले आते हैं कल्चर, रिलीजन, लिटरेचर में। तो लिटरेचर में आप देख सकते हो कि कबीर जी का क्या था, बीजक था, है ना। कबीर जी ने हमेशा इक्वालिटी को प्रमोट किया, इगैलिटेरियन सोसाइटी को प्रमोट किया, है ना। सेकुलरिज्म के लिए कबीर जी बहुत बड़े सेकुलर थे, है ना। सेकुलरिज्म, ये चीज, सेकुलरिज्म क्या है, एक रैशनैलिटी है। तो जो भी लिटरेचर सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, काइंडनेस को प्रमोट करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, रीजनिंग को प्रमोट करता है, ह्यूमनिज्म को प्रमोट करता है, वैसे लिटरेचर क्या है, रैशनल है। वैसे लिटरेचर रियल है, और सिंस वे रियल है, वे रैशनल है। रैशनल मतलब रीजनिंग, है ना।
रैशनल कहने का मतलब जो रीजन है, जो विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, जो सच है ना। वैसे इस ऐसे का स्टार्ट आप क्या किससे कर सकते थे, वो अथी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहले भी बोल चुका हूँ कि मेघवाल सर का थोड़ा सा मैंने उनका लिया है। ठीक है, मैंने उनका देखा और मुझे लगा कि काफी अच्छा उन्होंने बताया। तो आप ऐसे का स्टार्टिंग प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की, मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा कि मैंने कहाँ से इसको लिया। आवश्यकता, मेघवाल सर ने इसको पढ़ा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, है ना। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता क्या है, सूरज है तो है, हम रोज देख रहे हैं सूरज को, और कोई कहे कि नहीं मुझे तो सूरज नहीं दिख रहा, सूरज है ही नहीं, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि वो सामने दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष है। तो कबीर, गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। रिलीजन में आप बौद्ध धर्म को लिख सकते हो कि बौद्ध धर्म क्या करता है कि हम विवेक को ज्यादा महत्व देंगे। विवेक, है ना, विवेक कहने का मतलब आपका डिस्क्रिशन, जुडिशियस, है ना, जुडिशियस। रिलीजन में आप बौद्ध धर्म को आप मतलब वैसे सारे चीज, कोई भी धर्म में जो रीजनिंग को प्रमोट करते हो, है ना, जो फ्रैटर्निटी को प्रमोट करते हो, काइंडनेस को, इक्वालिटी को, वे चीज आप लिख सकते हो। कल्चर में उन कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। जो इन डेमोक्रेसी भी हो सकता है। आप देखते हो कि पुराने समय में भारत में जब डेमोक्रेसी का आप वैशाली वगैरह का नाम सुने हो, तो वो भी एक रैशनल है ना। डेमोक्रेसी एक रैशनल है, कोई एक राजा नहीं आपके लिए फैसला लेगा कि, और राजा को आपने इलेक्ट भी नहीं किया है, वो अपने आप फैसला ले लेगा, वो आपको मानना पड़ेगा, तो ये तो रैशनल नहीं हुआ ना। लेकिन डेमोक्रेसी रैशनल है। मानता हूं कि इंडिया में डेमोक्रेसी उस लेवल का नहीं है क्योंकि लोग उतने जागरूक नहीं है, बट बाकी से तो अच्छा है ना, टोटलिटेरियन से तो अच्छा है। तो आप इसको लिख सकते हो। इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में आप लिख सकते हो क्या, नैनो टेक्नोलॉजी को लिख सकते हो कि कितना इसने वेलफेयर में सहायता दिया। नैनो टेक्नोलॉजी का मेडिकल में जो यूज है ना, डेली लाइफ में नैनो टेक्नोलॉजी का जो यूज है, आप उसको लिख सकते हो कि ये रैशनल है। साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो इन्वायरमेंट में पक्का आपको लिखना ही रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। क्यों? क्योंकि अब किस पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा, आपको सब पता है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, ये सब आपको पता चल रहा है कि कैसे क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत चीजें हो रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज के चलते जितने झीलें, लेक्स वगैरह, ये सब ये क्या हो रहे हैं, ड्राई अप हो रहे हैं, नदियों में पानी कम। तो रिन्यूएबल एनर्जी रहना बहुत अच्छी बात है ना। रिन्यूएबल एनर्जी तो रैशनल चीज है। सोशल मीडिया, पहले तो क्या था कि राजा लोग रहते थे या फिर जो लोग, वही लोग एक्सप्रेस करते थे, ढोल नगाड़ा बजाते थे और अपने मैसेज को क्या करते थे, पहुंचाते थे अपनी प्रजा तक। तो प्रजा के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता था। लेकिन अब तो क्या है कि सोशल मीडिया है, तो ये काफी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। किसका? ओपिनियन का डिसेंट्रलाइजेशन। पहले क्या होता था कि केवल पेपर रहते थे और वही लोग बताते थे कि वही पेपर में लिखाता था जो एडिटर चाहता है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे लोग, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया पे इसका अपना नेगेटिव इफेक्ट भी है, जैसे फेक न्यूज, लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है लोगों का। लोग अपने ओपिनियन को एक जगह से दूसरी जगह बिना समय को थी किए सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो एक रैशनल थिंग है। प्राइवेसी, पेरिस एग्रीमेंट, कॉप, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली, ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल क्या है, इन्वायरमेंट आपका ट्रीटी है, सबसे सक्सेसफुल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के चलते, और 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे मनाया जाता है ना, ओजोन डे जो भी हो, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी सक्सेसफुल रहा और इसके चलते काफी रिकवर हुआ ओजोन होल। तो लेकिन उसके बाद फिर किगाली अमेंडमेंट आया, जो आपको सब पता है HCFC के लिए आया। पहले CFC को तो बंद हो गया, लेकिन HCFC का यूज होने लगा, तो उसके चलते भी ग्लोबल वार्मिंग तो होने लगा, तो इसके चलते किगाली अमेंडमेंट आया। तो इन चीजों को आप लिख सकते हो कि ये रैशनल थिंग है, इसलिए ये रियल है, इनका होना काफी अच्छा है, वेलफेयरिस्टिक है ये। हेल्थ अप्रोच आप देख लो कि अब कोरोना का पैंडेमिक समय है, तो कैसे वन हेल्थ स्कीम लागू होना चाहिए, है ना, वन हेल्थ स्कीम, वन हेल्थ अप्रोच, है ना। इसकी बात WHO भी कर चुका है, वन हेल्थ अप्रोच। बिटकॉइन काफी डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी भी बैंक का इस पर कंट्रोल नहीं है, ट्रांसपेरेंट भी थी, रियल टाइम बेसिस पे आप इसको देख सकते हो। बिटकॉइन का किस पर काम करता है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो ये बहुत ही ज्यादा रैशनल है,
समझ रहे हो? बिटकॉइन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो भी आर्टिकल्स आपने पढ़ा है बिटकॉइन का, उसमें जो जो अच्छे अच्छे आपने लाइंस देखे पढ़े हैं उसमें बिटकॉइन को लेकर, आप उसको लिख सकते हो। मेटावर्स भले वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहा है, लेकिन ये काफी रिवोल्यूशनरी है। ये हमारे आने वाली सोसाइटी को क्या करेगा, शेप करेगा। एग्रीकल्चर में एमएसपी क्यों? क्योंकि कृषि जो होता है एग्रीकल्चर, वो काफी 4-5 महीनों के बाद फसल आती है, तो काफी हार्ड वर्क होता है, लेकिन हमारा आउटपुट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसे में एमएसपी दिया ही जाना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसा नहीं हो कि ग्रोथ जो हो रहा है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है हमारा, एक रैशनल थिंग है, एक रियल थिंग है। जहां जहां इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा वहां वहां क्या होगा। जैसे आप देख रहे थे कि रशिया में 1917 की जो क्रांति हुई, जो रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, गरीबी बढ़ रही थी, भूखमरी, कुछ ही लोगों के पास सारा धन था। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, उसके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि सरकार को ऐसे सारे काम करने चाहिए जिससे कि हंगर, फूड सिक्योरिटी और काफी जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरत की होती हैं उनको सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। और साथ में ही कंपटीशन को भी थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन भी नहीं रहेगा तो लोगों को क्या वो उद्देश्य नहीं मिलेगा कि आखिर वो क्यों रिसर्च करे। प्राइवेट प्लेयर को भी आने देना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर भी ना आए, और सरकार को भी आना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से सरकार भी ना रहे, नहीं तो दोनों में प्रॉब्लम होती है। योजना आयोग आप देखो तो योजना आयोग ने जितना काम किया उतना नीति आयोग ने काम नहीं किया। नीति आयोग केवल यही सब रिपोर्ट वगैरह अब तो निकालने लगी है, लेकिन योजना आयोग ने जो 5 ईयर प्लान लाया उसमें काफी काफी सारे डैम्स बने, आप देख रहे हो, काफी सारे तेल शोधक कारखाना बने, रिफाइनरीज बने, जिनमें से कई लोग को जॉब्स मिला। जहां जहां ये रिफाइनरी बने वहां वहां एम्प्लॉयमेंट हुआ, वहां वहां लोग बसने लगे, वहां स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब तो एक ग्रोथ इंजन की तरह काम किया। तो ये योजना आयोग था तो ये काफी अच्छा था नीति आयोग से। तो हम कह सकते हैं कि एक रैशनल थिंग है ना, ये चीज हो गया। बैंकिंग को भी आप लिख सकते हो कि कैसे महाजनों से, साहूकारों से बचाने के लिए बैंकिंग अस्तित्व में आया, है ना, कि कम ब्याज पे लोन देना। पॉलिटी में अगर आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात होती है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारा संवैधानिक नैतिकता, ये कहाँ से आता है, तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से आता है। जो भी फ्रीडम फाइटर्स के जो थॉट्स हैं उनसे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सोशियो रिलीजियस नेशन, सामाजिक और धार्मिक जो पूर्ण जागरण हुआ इंडिया में, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी चीजें रैशनल है। सती प्रथा का अंत, पूर्ण विधवा पूर्ण विवाह, है ना, महिला शिक्षा, ये है ना, दलितों का विकास, ये सभी चीजें रैशनल है और इसलिए ये रियल है, है ना। कोई नहीं कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? महिलाओं को उत्थान क्यों नहीं होना चाहिए, मैं पूछता हूँ। तो होना चाहिए। करप्शन हटना चाहिए। इस पर आप देखो आम आदमी पार्टी इसी पर तो बनी दिल्ली की, है ना। और शायद वो वही एक ऐसी पार्टी है जो ज्यादा डीवीसी पॉलिटिक्स शायद नहीं खेलती है, शायद, मतलब मैं उसकी तरफ मैं नहीं कर रहा, मैं उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन मतलब आप समझ रहे हो ना, दिल्ली में जो भी बिजली का 200 यूनिट तक बिजली फ्री, ट्रांसपोर्टेशन में जो उन्होंने सुविधा दिया आम आदमी पार्टी ने, तो काफी चीज उन्होंने पॉलिटिक्स को चेंज किया। वहां पर बीजेपी ये सब जीत भी नहीं पा रही है, जबकि बीजेपी इतने सारे सेंट्रल में गवर्नमेंट है फिर भी दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाई। तो कुछ तो बात है ना। ओके, तो इसका मतलब जो पार्टी करप्शन के अगेंस्ट बनी उसने कुछ ना कुछ तो काम किया, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं किया। हाँ, पूरा नहीं किया लेकिन कुछ किया। तो इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में बहुत बड़ा क्या है, एक फीचर है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से शायद मेरे ख्याल से लिया गया है। कि जैसे आपको याद है कि एनजेएसी बिल आया था, नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी, ये आया था ना, जहां पर जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक बिल आया था कि उसके तरीके से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, इसको हटा दिया। कहा कि नहीं, ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ये जुडिशियल रिव्यू के तहत उन्होंने इसको हटा दिया। पता नहीं 99th या 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था एनजेएसी बिल, जो भी हो। तो कहा कि नहीं, जजेस को अपॉइंट करने के लिए आप ऐसा, उन्होंने कहा कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो भी चलने दीजिए वगैरह, जो भी हो। तो जुडिशियल रिव्यू से क्या करते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस करता है कौन, हमारी जो न्यायालय है वो कार्यपालिका को, यानी कि जुडिशियरी चेक करती है किसको, कार्यपालिका को। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जेल रिफॉर्म, ये सभी रैशनल थिंग है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ये रैशनल
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक रैशनल थिंग है। सभी फंडामेंटल ड्यूटी, अभी संविधान में कितने फंडामेंटल, ओरिजिनली 10 थे, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के बाद एक और जोड़ दिया गया कि 6 से 14 उम्र के बच्चों को एजुकेशन देना अनिवार्य है, और ये ड्यूटी किस पर है, उसके पेरेंट्स पर है, पेरेंट्स उसको प्रोवाइड कराएंगे, उनकी ड्यूटी है। तो अभी कितने हैं टोटल, 11 हैं, ओरिजिनल 10 थे, अब क्या हो गए 11 हो गए। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रैशनैलिटी की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करने की बात करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो भी चल रहा है वो रियल नहीं है। फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर नेबर्स, है ना, एक बहुत अच्छा कोट भी है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। तो अगर हम अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं तो उनके तरफ क्या करना चाहिए, फ्रेंडली एटीट्यूड रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे नेबर्स के डेवलपमेंट पर भी हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान डेवलप होगा, वहाँ टेररिज्म हटेगा, तो हमें इतनी सिक्योरिटी पर खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पाकिस्तान के डेवलपमेंट से हमारा डेवलपमेंट, मतलब इंडिया का डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है, आप समझ रहे हो, है ना। तो इंडिया का भी डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के डेवलपमेंट से। अगर बांग्लादेश में माइग्रेशन कम होगा, बांग्लादेश में ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा, वहां के लोगों को, तो इंडिया में क्या होगा, इन्फ्लक्स कम होगा माइग्रेंट्स का। और जब इन्फ्लक्स कम होगा तो नॉर्थ ईस्ट में जो आप देख रहे हो एनआरसी लाना, या नॉर्थ ईस्ट में इतना अनरेस्ट होता है कि आपसा वगैरह लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल लैंड है। तो वहाँ पर किससे, 5th शेड्यूल से ना, 5th और 6th शेड्यूल, ये दोनों तरीके से वहाँ पर अथी होता है, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। 4 स्टेट हैं जिनको 6th शेड्यूल के अंदर शायद लाया गया है, मेरे ख्याल से 6th या 5th शेड्यूल, यही दो में से एक, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। और बाकी स्टेट में भी 5th शेड्यूल या से ही ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है, हमारा डीपीएसपी का प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर नेबर से, और या फिर फॉरेन स्टेट्स। तो ये सभी चीजें रैशनल में आती हैं, और इसलिए क्या है, रियल हैं। हम इनको अपना सकते हैं, ऐसी सभी चीजें जो वेलफेयर, जो ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए हो, है ना। तो ये अप्रोच आप लगा सकते हो इसमें, किसमें, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। जहां जहां आपको लगता है कि ये रियलिटी है तो इसलिए रैशनल भी है, आप वहां पर लिख सकते हो। तो इसका स्टार्ट आपके किसी को कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमें भी पता है कि क्या सही होता है, लेकिन असल जिंदगी में लोग कुछ और करते हैं, ठीक है। तो वो पता है कि गलत है लेकिन फिर भी लोग करते हैं। करप्शन गलत है, लेकिन फिर भी कई पुलिस लोग क्या करते हैं, करप्शन करते हैं ना। लेकिन उन्होंने पढ़ा है कि करप्शन गलत है, तो प्रत्यक्ष है, वो बदलेगा नहीं, चाहे कितना भी करप्शन कर ले, चाहे करोड़ों लोग करप्शन कर ले, करोड़ों साल तक ही क्यों ना, लेकिन करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि क्या है, करप्शन इरैशनल है, इसलिए वो रियल नहीं है। इस तरह से, है ना। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। आई होप कि ये कुछ क्लियर होगा। मैंने मेघवाल सर से इसको लिया है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, तो मैंने उसको एक जगह किया, और उसमें से जो जो था उसको मैंने यहाँ पर एक जगह किया। यहाँ पर हेल्थ में आप लिख सकते हो कि WHO को इम्पार्शियल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर WHO इम्पार्शियल रहता तो इतना ज़्यादा वायरस नहीं फैलता कोरोना का, क्योंकि वो चाइना के प्रति थोड़ा सा नरम हो गया था WHO, इसके चलते काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए थे। तो हेल्थ वगैरह में आप लिख सकते हो वन हेल्थ अप्रोच, जिसमें कि न केवल ह्यूमन हेल्थ बल्कि इन्वायरमेंट के हेल्थ या हमारे एनिमल्स हेल्थ को भी एक साथ लिया जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि कोरोना वगैरह जो डिजीज थी ये एनिमल बॉर्न थी, है ना, एनिमल से किस में आई थी, ह्यूमंस में, है ना। सॉरी। तो इस तरह से आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलेंगे अगले वीडियोज में, किसी आर्टिकल को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। शायद अगला आर्टिकल डेमोक्रेसी जो समिट था बाइडेन ने जो बुलाया था उसके ऊपर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को।